एनिमल टिश्यू। तो हमने प्लांट टिश्यू की बात कर ली। प्लांट टिश्यू के बाद आते हैं एनिमल टिश्यू, जो एनिमल्स की बॉडी में मिलते हैं। और एनिमल्स टिश्यू की अगर हम बात करें तो मेनली हमने उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसके अंदर सबसे पहले आते हैं एपिथेलियल टिश्यू, फिर आते हैं कनेक्टिव टिश्यू, फिर आते हैं मस्कुलर टिश्यू, उसके बाद आते हैं नर्वस टिश्यू। अगर एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो वो आगे सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल में डिवाइडेड है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो वो टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज, अर्लियर, कार्टिलेज और ब्लड में डिवाइडेड है। मस्कुलर की बात करें तो वो स्केलेटल, कार्डिक और स्मूथ मसल्स में डिवाइडेड है। और नर्वस टिश्यू के अंदर केवल आपके एक ही तरीके के टिश्यू आते हैं, इनके अंदर फर्दर कोई डिवीजन नहीं है। तो अब हम वन बाय वन एक एक करके इन चारों टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और इनके टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू एनिमल बॉडी में पाया जाने वाला एक तरीके का प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसका काम प्रोटेक्शन देने का है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को और कैविटीज़ को कवर करके रखता है और उनको प्रोटेक्ट करता है। अब प्रोटेक्ट कैसे करता है, तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी के बीच में और बॉडी के बाहर बीच में एक तरीके के बैरियर का काम करता है और सिस्टम को सेपरेट करके रखता है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होती है, एकदम चिपकी हुई होती है, एकदम कॉन्टिन्यूस शीट की तरह, लगातार एक पतली सी चादर की तरह एक दूसरे से चिपकी होती हैं। और इनकी सेल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि इनके पास इंटरसेल्युलर स्पेस मतलब सेल्स के बीच का स्पेस, तो इंटरसेल्युलर स्पेस इनके पास नहीं होता। एनिमल टिश्यू के अंदर सबसे पहली कैटेगरी आती है एपिथेलियल टिश्यू की, जो कि एक तरीके से आपके प्रोटेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। पर इनके बारे में हम आगे डिटेल में जाने उससे पहले हम इनकी डिवीजन देख लेते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू को हमने 2 क्लास में बांटा हुआ है, ठीक है। 2 टाइप के इनमें हमने बांटा गया। पहला होता है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियल। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आते हैं आपके स्क्वायर मैश, क्यूबोडियल, कॉलमनार, ग्लैंडुलर और सिलिएटेड। और कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर आते हैं स्ट्रेटिफाइड, स्क्वायमस और स्ट्रेटिफाइड क्यूबोडियल, ठीक है। तो अभी हमने जैसे बात करी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहले आता है स्क्वैमश एपिथेलियल, जो कि क्लोजली पैक्ड सेल से बना होता है। इनकी सेल पतली होती हैं, ठीक है, फ्लैट होती हैं और मोस्टली हमारे माउथ में, हमारे ब्लड वेसल्स में और हमारे एल्वेलोय में पाई जाती है। यानी कि जो बिल्कुल पतली लेयर वाली, जहाँ पर पतली लेयर प्रेजेंट है ना, वहाँ पर स्क्वैमश एपिथेलियल प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है, ये बॉडी के उन पार्ट को इंजरी से बचाता है, साथ के साथ उसमें जर्म्स की एंट्री को भी रोकता है। उसके बाद अगली कैटेगरी आती है क्यूबोडियल एपिथेलियल की। तो शेप की अगर हम बात करें तो शेप के अकॉर्डिंग ये क्यूब जैसी शेप में होते हैं और ये हमारे किडनी के टिब्यूल्स में, सलाइवरी ग्लैंड में और स्वेट ग्लैंड जैसे पार्ट में मिलते हैं। तो अब कोई पार्ट अगर स्वेट ग्लैंड में है, सलाइवरी ग्लैंड में है और किडनी के टिब्यूल में है, तो यहीं से हम इनके फंक्शन के बारे में आइडिया लगा लेते हैं कि इनका फंक्शन कौन सा हो सकता है। एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन। भाई किडनी में है तो एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, सलाइवरी ग्लैंड में है तो सिक्रीशन में हेल्प करेगा और स्वेट ग्लैंड में है तो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करेगा। इसके बाद अगला आता है आपका कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनार जो होते हैं वो कॉलम की तरह, एकदम पिलर की तरह लंबे लंबे लाइनिंग खड़ी होती है ना, उसकी तरह होते हैं। और ये हमारे स्टमक की जो लाइनिंग होती है और जो इंटेस्टाइन होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। स्टमक का मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन का, तो अगेन वहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में ही हेल्प करते हैं। लास्ट आता है सिंपल एपिथेलियल में ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये कॉलमनार टिश्यू के ही मॉडिफाइड वर्जन होते हैं, जो कि हमारे स्वेट ग्लैंड और टीयर ग्लैंड में हेल्प करते हैं और ये उनके सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद आते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम।
इनके पास सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, हेयर लाइक पतले पतले स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और ये कोलमनार का ही एक वर्जन होता है। तो ऐसे कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू जिनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उनको हम सीलिएटेड एपिथेलियल कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये ट्रैकिया में मिलते हैं, ट्रैकिया की लाइनिंग में। ट्रैकिया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट में आता है। किडनी के ट्यूब्यूल में मिलते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है ये रिदमिक मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एक रिदम में मूवमेंट को हेल्प होने में हेल्प करते हैं, जिससे कि जो मटेरियल है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात कर ली। अब बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की, जो कि आगे दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायर मैश एपिथेलियल और स्ट्रेटिफाइड क्यूबोडियल एपिथेलियल। तो जो स्क्वायर मैश एपिथेलियल है उसी का ही वर्जन, उसी का मॉडिफाइड वर्जन जो होता है, कॉम्प्लेक्स वर्जन जो होता है, उसको हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वायर मैश एपिथेलियल बोलते हैं, जो कि हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, स्किन में पाया जाता है और हमारी स्किन को किसी भी तरीके की इंजरी से बचाता है। ऐसे ही जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल होता है उसका कंपाउंड वर्जन जो, उसका कॉम्प्लेक्स वर्जन जो है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल। और ये हमारे पैनक्रियाटिक ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड के इनर पार्ट में प्रेजेंट होता है और उनमें सिक्रीशन में हेल्प करता है। एपिथेलियल टिश्यू के बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू, और इसको हम डिटेल में जाने उससे पहले हम इसकी डिवीजन देख लेते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू को हमने प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू और वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में डिवाइड किया है। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू आगे जाके टेंडन, एडिपोज, लिगामेंट और अर्लियोल टिश्यू में डिवाइड होता है। वहीं स्केलेटल टिश्यू बोन और कार्टिलेज में डिवाइड होता है और वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू लिम्फ और ब्लड में डिवाइडेड होता है। और अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड आगे चल के फर्दर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा जैसे कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जाना कि कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, और उनमें भी आगे फर्दर डिवीजन है जिसके बारे में भी हम वन बाय वन एक एक करके बात करेंगे। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सबसे पहले आते हैं टेंडन। टेंडन की बात करें तो टेंडन हमारे फाइब्रस टिश्यू होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इनका काम मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का होता है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर मसल को बोन से जोड़ने का काम टेंडन करते हैं और टेंडन हमें लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। ठीक है, टेंडन के बाद नेक्स्ट आते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की अगर हम बात करें तो इनकी शेप राउंड या फिर ओवल होती है। इनके अंदर फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल ऑर्गन, स्किन के नीचे इंटरनल ऑर्गन के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। फैट को स्टोर करने का काम करते हैं, साथ के साथ इंसुलेशन का काम करते हैं और हमारी बॉडी के लिए एक शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन की तरह काम करते हैं। हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं यानी जो किडनी वगैरह होते हैं उनके आसपास फैट की लेयर प्रेजेंट होती है। बेली फैट सुना है ना आपने? तो किडनी के पास वाला जो पोर्शन है वहाँ पर फैट जमा हो जाता है। ठीक है, और वो जो फैट होता है तो कभी अगर बाय मिस्टेक या किसी भी एक्सीडेंट की वजह से वहाँ तक कोई शॉक होता है, पहुँचता है, तो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुशन की तरह एक्ट करता है, जिससे कि किडनी को या जो आपका इंटरनल ऑर्गन है उसको डैमेज ना पहुँचे, उस तक पहुँचने वाले डैमेज को एडिपोज टिश्यू कम कर देते हैं। ठीक है, साथ के साथ आपके फैट को स्टोर करके रखते हैं। लिगामेंट, लिगामेंट एक तरीके के इलास्टिक टिश्यू हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। इनका काम बोन को बोन से जोड़ने का है और ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो दो अलग अलग हड्डियां हैं वो लिगामेंट की वजह से जुड़ी होती है। जैसे आपने देखा है ना कि हमारा हाथ होता है, हमारा पैर होता है, तो उसमें दो हड्डियां हैं। ठीक है, अगर हाथ की बात करें तो कोहनी के ऊपर एक हड्डी है, कोहनी के नीचे एक हड्डी है, दोनों हड्डियां आपस में कोहनी पे आके मिलते हैं। ऐसी जो आपकी जांग है और जो आपके नीचे का पैर है, दोनों
के दोनों हिस्से घुटने पे आके मिलते हैं, ठीक है। तो इनको बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम, जैसे कंधा है हाथ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बैकबोन है वो आपकी शोल्डर से जुड़ी हुई है, तो ये जो जॉइंट करने का काम है, जॉइंट तो करते हैं, जॉइंट जो है वो जॉइंट करते ही करते हैं, लेकिन बोन्स को बोन से जॉइंट करने का जो काम है वो लिगामेंट करते हैं, ठीक है। तो लिगामेंट का काम समझ में आया आपको। लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ती है, मूवमेंट में हेल्प करती है और एक तरीके की इलास्टिक टिश्यू है। अर्लियोर टिश्यू जो आपका प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है, उसके अंदर लास्ट स्टेप आता है आपका अर्लियोर टिश्यू का। अर्लियर टिश्यू की अगर हम बात करें तो जो इनकी सेल्स होती हैं वो लूजली पैक्ड होती है, ठीक है। और इनका काम होता है स्किन को मसल से जोड़ने का, साथ के साथ टिश्यू को रिपेयर करने का, साथ के साथ पैकेजिंग का, और ये सब साथ के साथ सपोर्टिव टिश्यू की तरह भी काम करते हो। तो आप देख रहे हो एक टिश्यू कितना सारा काम कर रहा है, हमारे स्किन को मसल से भी जोड़ रहा है, ठीक है, हमारे टिश्यू को जो डैमेज टिश्यू है उनको रिपेयर भी कर रहा है, पैकेजिंग का भी काम कर रहा है, साथ के साथ सपोर्ट का भी काम कर रहा है। तो अर्लियर टिश्यू का फंक्शन आपको समझ में है, ठीक है। अर्लियर टिश्यू जो होता है क्या क्या काम करता है। अर्लियर टिश्यू यानी कि प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, हमारा लास्ट जो था अर्लियर टिश्यू पे एंड हो गया है। अर्लियर टिश्यू के बाद यानी कि प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के बाद अब आता है हमारा स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, और स्केलेटल टिश्यू के अंदर आते हैं बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स की बात कर लेते हैं। बोन यानी कि हड्डी, आपको पता है एक तरीके का पोरस टिश्यू है, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनी होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है बट स्ट्रांग होती है, ठीक है। और ये साथ के साथ लिविंग सेल से बना होता है, और ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी, आपकी हड्डी आपको पता ही है, ठीक है, लिविंग सेल से बनी हुई है, स्ट्रांग है, नॉन फ्लेक्सिबल है, हड्डी को मोड़ नहीं सकते हो आप। हड्डियाँ कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी है, ये भी आपको पता है। स्ट्रांग है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, और साथ के साथ ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती हैं और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हड्डियों का काम समझ में आया, मेन काम यही है, बॉडी को शेप देना, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। कार्टिलेज की बात कर लेते हैं। तो कार्टिलेज जो होते हैं वो वाइडली स्पेस्ड सेल होती हैं, ठीक है, स्पेस बहुत होता है इनके बीच में। हमारे नोज़ की टिप या फिर जो ईयर के पिन है, अब ईयर पिन का मतलब होता है जो बाहर वाला जो कान है ना, जिसको कान मम्मा कान खींचते हैं ना जब गलती करते हैं, तो वो जो कान पकड़ते हैं, वो जो कान का पोर्शन है जो पकड़ में आ रहा है वो वाला पोर्शन, ठीक है। तो नोज़ टिप में और वहाँ पर आपके कान के बाहर वाला जो पोर्शन है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इनका काम सपोर्ट देने का है, फ्लेक्सिबिलिटी देने का है और बॉडी पार्ट को शेप देने का है। अब आप नाक की जो टिप है, ठीक है, नोज़ टिप है, जो स्टार्टिंग का नोज़ का पिन पॉइंट जो होता है वो है, या फिर आपके कान का जो बाहरी हिस्सा है उसको देख लो कि उनका काम क्या है, और वो देख लो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। आप पूरी नाक को नहीं मोड़ सकते, आप केवल नाक का जो आगे वाला हिस्सा है उसको घुमा सकते हो, उसको हल्का सा मूव कर सकते हो इधर से उधर, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपने कान की बात करें तो जब कोई कान पकड़ता है, कान को मोड़ता है, तो कस के जो भी करता है तो वो कान के बाहरी हिस्से को मोड़ता है, यानी कि कौन सा, कार्टिलेज वाला पोर्शन जो है उसको। समझ में आया। वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो अब तक हमने कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बात कर ली थी, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू के नेक्स्ट टाइप पर आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर सबसे पहले आता है आपका लिम्फ, फिर आता है प्लाज्मा, फिर आता है आपका ब्लड का जो पार्ट होता है। तो ब्लड के अंदर देखो, लिम्फ और ब्लड दो मेन पार्ट आते हैं वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो लिम्फ के बारे में पहले जान लेते हैं, और फिर अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड जो है हमारा, उसके 4 कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और आपकी जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो वन बाय वन हम सबके बारे में बात करते हैं, ठीक है। लिम्फ की अगर बात करें तो लिम्फ ब्लड के अंदर का फिल्टर्ड प्लाज्मा होता है, जिसके अंदर सिर्फ मेनली जो होता है ज़्यादातर अमाउंट में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर अगर हम लिम्फ की बात करें तो लिम्फ का मेन काम है जो न्यूट्रिएंट है उनका ट्रांसपोर्टेशन करना, साथ के साथ CO2 को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू के फ्लूइड में से ब्लड तक पहुंचाने का,
ठीक है। और जो डब्ल्यूबीसीज़ के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, तो ये डब्ल्यूबीसी की हेल्प करता है उनको मारने के लिए। तो लिम्फ का काम समझ में आया। सबसे पहला क्या है कि भाई इसके अगर हम बात कर ले तो मेन ये है क्या, तो मेनली ये आपकी ऐसा प्लाज्मा है जिसको फ़िल्टर किया गया है, ठीक है, और इसमें ज़्यादातर अमाउंट में डब्ल्यूबीसी पाई जा रही है। फंक्शन की बात करें तो देखो न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है, साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करता है टिश्यू फ्लूइड में से ब्लड के अंदर, ठीक है। दूसरा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने में हेल्प करते हैं। अब आ जाता है प्लाज्मा के ऊपर। प्लाज्मा क्या होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक तो ब्लड पार्ट है ही, ब्लड के अंदर आपका एक लिक्विड प्रेजेंट है जिनके अंदर मेनली आपके प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। और अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा का मेन फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। हम सभी को पता है कि जो ब्लड है उसका फंक्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना, साथ के साथ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो हैं उनमें हेल्प करना। अब हमें ये तो पता है कि जो आरबीसी है और जो डब्ल्यूबीसी है उसका तो काम हमें पता है कि दोनों अलग अलग काम करते हैं, पर ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन संभालता है ब्लड के अंदर, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम संभालता है प्लाज्मा। अब आ जाते हैं आरबीसीज पर। रेड ब्लड सेल को आरबीसीज भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। अगर इनके शेप की बात करें तो सर्कुलर शेप होती है, साथ के साथ बाइकॉनकेव शेप होती है। इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन ये रेड कलर का एक पिगमेंट ज़रूर प्रेजेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और इनके मेन फंक्शन की अगर बात करें तो आरबीसी का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना और CO2 को लेकर आना, ठीक है, यानी कि बॉडी के सभी पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और लंग्स से CO2 को लेकर उसके रिमूवल में हेल्प करना। तो आरबीसी का काम समझ में आया क्या। आरबीसी को रिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। सर्कुलर और बाइकॉनकेव होती है शेप में, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है सभी बॉडी पार्ट्स तक, और CO2 को लंग्स तक पहुंचाता है सभी बॉडी पार्ट से लेकर आगे। नेक्स्ट आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो उसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। इन्हीं का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स की अगर हम बात करें तो इनमें न्यूक्लियस होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था, इनके पास न्यूक्लियस होता है। वो रेड कलर की होती हैं, ये कलरलेस होती हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने में हेल्प करती है। इसके बाद आता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो ब्लड के अंदर ये इर्रेगुलर बॉडीज़ होती हैं जिनका मेन फंक्शन होता है ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करना। तो यहाँ पर हमने ब्लड के बारे में क्या समझा, देखो वस्कुलर यानी लिक्विड फॉर्म में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, दो कैटेगरीज हैं, लिम्फ और ब्लड। लिम्फ हमने जान लिया कि लिम्फ जो है वो हमारा फिल्टर्ड प्लाज्मा है जिसमें डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट और वो ट्रांसपोर्टेशन में ही हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा, तो प्लाज्मा का मेन फंक्शन हमें पता चल गया कि जो न्यूट्रिएंट है, ज़रूरी इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। उसके बाद हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में जान लिया कि भाई आरबीसी का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, और डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन है इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ना। और यहाँ पर प्लेटलेट की अगर बात करें तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन है ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करना। कनेक्टिव टिश्यू के बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे एनिमल टिश्यू के अंदर मस्कुलर टिश्यू। और मस्कुलर टिश्यू को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। 3 टाइप के होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। और अब इन्हीं के बारे में वन बाय वन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं इनको हम स्ट्राइप्ड मसल या स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्ट्राइप बनी होती है। जैसे ज़ेब्रा को देखा, ज़ेब्रा में होता है ना एक ब्लैक लाइन फिर एक वाइट लाइन, इस तरीके से इनके अंदर भी स्ट्राइप्ड यानी कि लाइनिंग्स होती हैं, इसलिए इनको स्ट्राइप्ड मसल या फिर स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। ये नेचर में वॉलेंट्री मसल होते हैं। वॉलेंट्री मसल यानी कि हमारी इच्छा शक्ति से काम करती है, हमारी मर्जी से काम करती हैं। उसके बाद अगर इनकी बात करें, हमारे जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो हमारे लिम्स के, फेस के और नेक जैसे रीजन के एरिया में फाइंड आउट होती है। यानी कि कुल मिला के जितने भी ऐसे रीजन हैं, जितने भी ऐसी मसल्स हैं
जो हमारी मर्ज़ी से काम करती है। आप ये मान लीजिए कि वहाँ पर स्केलेटल मसल ही प्रेज़ेंट है। सोच के देखिए, आपका हाथ आपकी मर्ज़ी से काम करता है, आपका पैर आपकी मर्ज़ी से काम करता है, आप अपनी गर्दन को अपने हिसाब से घुमा सकते हैं। तो यहाँ पर इन इन पोर्शन पर कौन-सी मसल प्रेज़ेंट है? स्केलेटल मसल प्रेज़ेंट है। इसके अलावा ये लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी हेल्प करती है। इसके बाद अगर इनमें प्रेजेंट जो सेल होती है उनके बारे में अगर बात करें, तो ये जो सेल होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, यानी कि लंबी लंबी सिलेंड्रिकल शेप में होती है। अनब्रांच्ड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती, गुच्छे में प्रेजेंट नहीं होती। और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब कि एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर स्केलेटल मसल समझ में आया। ठीक है। स्केलेटल मसल के बाद नेक्स्ट आती है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स को हम अनस्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, और ये होती है इनवॉलेंट्री नेचर में। इनवॉलेंट्री मतलब ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती, इन पे हमारी इच्छा नहीं चलती। ऐसा नहीं है कि हम इनको बोलेंगे कि ये काम हो तो वही काम होगा, वरना नहीं होगा। इनकी सेल की अगर बात करें तो इनकी सेल जो होती है वो स्पिंडल शेप की होती है और यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। यूनी न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है कि सेल के अंदर केवल एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बस वही एक न्यूक्लियस है जो सारे काम कर रहा है। स्केलेटल मसल हमारी मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, यानी उनमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट थे। और इनकी बात अगर हम करें तो इनमें केवल एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे स्मूथ मसल है वो नेचर में इनवॉलेंटरी होती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? यूट्रस की वॉल में, आइरिस की सेल, आई में, आई की जो आइरिस है वहाँ पर, और जो हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आती है, अगर इनकी बात करें तो ये जो हमारी एलिमेंट्री कनाल है वहाँ पर फूड के मूवमेंट में हेल्प करती है, और जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। ये सारे ऐसे काम करते हैं जो हमारी इच्छा से नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने खाना खाया है और खाना आपकी फूड पाइप में है, तो ऐसा नहीं है ना कि आप फूड पाइप को मना कर दो कि खाना अंदर मत निगलो, तो वो खाना अंदर नहीं निकलेगा। अगर खाना आपने चबाया है तो वो आपके माउथ से उस ईसोफेगस से होता हुआ है आपके स्टमक तक जाएगा ही। तो समझ में आया कि इनवॉलेंट्री एक्शन कौन से होते हैं। लास्ट अगर मस्कुलर टिश्यू में हम बात करें तो मस्कुलर टिश्यू के अंदर आता है आपका कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स की अगर हम बात करें तो जो इनकी सेल्स होती हैं वो ब्रांच्ड होती है, यानी कि गुच्छे में प्रेजेंट होती है, जुड़ी हुई होती है, सिलेंडर शेप में होती है, स्ट्रेटेड होती है और न्यूक्लिएटेड होती है, यानी उसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और कार्डिक मसल्स स्पेशली आपके हार्ट में प्रेजेंट होती है, और इनका काम हमारे हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना है, साथ के साथ हार्ट की हेल्प करना है ताकि वो ब्लड को पंप कर सके सभी बॉडी ऑर्गन्स पे। अब एक बात सोच के देखिए कि जो हमारा हार्ट है, ऐसा तो है नहीं कि आपकी मर्ज़ी से चलता है। आपने बोल दिया दिल को कि नहीं धड़कना है तो दिल नहीं धड़केगा, दिल तो धड़कता है, यानी कि उस पर आपका कोई ज़ोर नहीं है, कोई काबू नहीं है। कोई काबू नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्डिक मसल है वो हमारी इनवॉलेंटरी मसल है, जिस पे हमारा कोई काबू नहीं होता। तो समझ में आया, यहाँ पर आपको सारे तरीके के टिश्यू समझ में आ गए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू के बाद नेक्स्ट आता है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन सेलों को कहा जाता है नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। अगर इनके फंक्शन की हम बात करें तो इनका फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं उन इम्पल्स को रिसीव करना और उनको आगे कंडक्ट करना। ठीक है। ये जो सेल होती हैं इनका मेन फंक्शन यही है कि वो स्टिमुलेशन और ट्रांसमिशन में हेल्प करे। अब यहाँ पर नर्वस सिस्टम के फंक्शन को आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है। देखो, ब्रेन जो है वहाँ पर आपके बहुत सारे नर्व सेल प्रेजेंट होती है। ब्रेन का काम होता है हमारे सारे के सारे सेंस ऑर्गन से मैसेज लेना और उस मैसेज के अकॉर्डिंग फिर उनको दोबारा इंस्ट्रक्शन देना कि क्या करना है। तो ब्रेन के पास पहले बॉडी मैसेज भेजती है और फिर जो ब्रेन है वो बॉडी के पास मैसेज भेजता है। तो ब्रेन से जो बॉडी है जिसने ब्रेन को मैसेज भेजा, उस मैसेज को रिसीव करना और उसके अकॉर्डिंग फिर कंडक्ट करना इम्पल्स को, ये काम होता है नर्वस सेल का। फॉर एग्जांपल, आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ,
ठीक है, या फिर आपको सामने से कुछ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो अब आपके जो सेंस ऑर्गन है वो ब्रेन को मैसेज पहुंचाएंगे, तो ब्रेन इस इम्पल्स को रिसीव करेगा पहले कि भाई सामने से कुछ आ रहा है या कुछ गर्म चीज़ छुई है। उसके बाद वो क्या करेगा, फिर वो इंस्ट्रक्शन देगा कि अब आपको इसके बदले में क्या करना है, कैसा रिस्पॉन्स देना है। तो ये रिसीविंग का और ये कंडक्शन का यानी कि स्टिमुलेशन और ट्रांसमिशन का काम करने में ही कौन हेल्प करती है, नर्व सेल या फिर न्यूरॉन हमारी हेल्प करते हैं। अब अगर हम अपने न्यूरॉन की बात करें तो हमारे न्यूरॉन में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं जिनका अपना अलग अलग काम होता है। तो न्यूरॉन के अंदर पहला पार्ट होता है जिसको हम साइटोन बोलते हैं, जिसको सेल बॉडी भी कहा जाता है, और सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इसके बाद साइटोन के बाद नेक्स्ट आता है एक्सॉन। एक्सॉन एक सिंगल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि साइज में बहुत लंबा होता है, जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। मेनली साइटोन से डेंड्राइट तक ये क्या करता है, उसको पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद डेंड्राइट की अगर बात करें तो डेंड्राइट बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं